हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एमआर अकेडमी पर स्वागत है। और आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल का सेकंड टॉपिक, जिसमें हमने कल आपको बता दिया था कि जो बहुपद जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। एक बार हमने बताया था आपको घात के आधार पर। हमने आपको कल इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया था कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। शून्य घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। तो आज हम समझेंगे कि पदों के आधार पर बहुपद कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें समझ लेते हैं शून्य बहुपद को, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। जबकि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बता दिया था कि घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा एक बार क्या है शून्य बहुपद को और देखते हैं, शून्य घातीय बहुपद को। तो शून्य घातीय बहुपद, शून्य घातीय बहुपद हम किसे कहते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया था आपको इससे पिछले वाली क्लास में। तो शून्य बहुपद किसे कहते हैं? एक ऐसा बहुपद, क्या एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात, चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो? शून्य हो। उसे हम क्या कहते हैं? शून्य घातीय बहुपद कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? शून्य घातीय बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जैसे हमने लिखा 2x, तो यहाँ पर ये क्या है? 2x। यहाँ पर ये अगर इसको देखें तो एक घातीय बहुपद है, लेकिन हम एग्जाम्पल ले रहे हैं शून्य घातीय बहुपद का। तो हमने यहाँ पर चर राशि की घात अधिकतम कितने कर दी है? शून्य। क्योंकि जो शून्य घातीय बहुपद है वह कैसा बहुपद होता है? एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? शून्य होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या है? चर राशि है और इस चर राशि की अधिकतम घात कितनी दे रखी है? शून्य। तो ये क्या है? एक शून्य घातीय बहुपद है। लेकिन हमने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जिस राशि की घात शून्य होती है उस राशि का मान क्या होता है? एक होता है। यदि किसी राशि की घात या किसी नंबर की घात क्या हो? 0 हो, तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 × 1, तो ये हो जाएगा 2। तो ये 2 हम इसको क्या बोलेंगे? ये है आपका शून्य घातीय बहुपद। तो इसको हम क्या बोलेंगे? शून्य घातीय बहुपद कहेंगे। और साथ के साथ ये कैसी है? अचर राशि है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? अचर बहुपद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर बहुपद। और इसको साथ के साथ अचर बहुपद को हम क्या बोलते हैं? नियत बहुपद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियत बहुपद। क्या कहते हैं? नियत बहुपद। क्योंकि ये चर राशि है x और इस राशि को हम क्या बोलते हैं? अचर राशि। क्या बोलते हैं? अचर राशि कहते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? अचर बहुपद भी कहते हैं। और अचर जो होता है वो क्या होता है? नियत होता है। क्या होता है? नियत। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नियत बहुपद भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि शून्य घातीय बहुपद किसे कहते हैं। तो शून्य घातीय बहुपद की घात कितनी होती है? 0 होती है। तो ऑलरेडी हमने एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद को तो हमने आपको पहले ही बता दिया था पिछले वाले लेक्चर में कि एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं, इसका ग्राफ भी बता दिया था। द्विघातीय बहुपद भी किसे कहते हैं, इसका ग्राफ भी बताया था। और त्रिघातीय बहुपद भी किसे कहते हैं, इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखाए थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं नोट पॉइंट में। और नोट पॉइंट में हम ये समझेंगे कि बहुपद और व्यंजक में अंतर। क्या समझेंगे? बहुपद और व्यंजक में अंतर के बीजगणितीय व्यंजक किसे कहते हैं? बीजगणितीय व्यंजक किसे कहते हैं और बहुपद किसे कहते हैं, तो समझते हैं। तो यहाँ पर जो व्यंजक होता है, बीजगणितीय व्यंजक, उसमें क्या होता है? एक अचर राशि होती है और एक क्या होती है? चर राशि होती है। क्या होती है? एक अचर राशि होती है और एक क्या होती है? चर राशि होती है। ठीक, तो एक अचर राशि होती है और एक चर राशि होती है। ठीक। और अगर हम बहुपद की बात करेंगे तो बहुपद में भी क्या होता है? बहुपद में भी एक अचर राशि होती है
और एक चर राशि होती है। क्या होती है? चर राशि होती है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो बहुपद में जो चर राशि है उसकी घात, बहुपद में जो चर राशि है उसकी घात हमेशा से क्या रहना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसकी घात हमेशा हमेशा धनात्मक पूर्णांक, या हम इसको कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक की जगह पे क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इसकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जबकि इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यह क्या है? चर और अचर राशि से मिलकर बना होता है। क्या होता है? मिलकर बना होता है। अगर हम इसको ग्राफ के रूप में देखेंगे तो ये है पूरा, अगर हम इसको ग्राफ के रूप में देखें तो अगर बात करें तो यहाँ पर ये है बीजीय व्यंजक। क्या है? ये है बीजीय व्यंजक, और ये है क्या है? बहुपद। क्या है ये है आपका, ये है बहुपद। क्या है? ये है बहुपद। तो इसमें कहने का मतलब ये है, अगर हम नोट में देखा जाए तो प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक, प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक होता है। क्या है? होता है। प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक होता है, ठीक। लेकिन प्रत्येक व्यंजक, कैसा व्यंजक? बीजीय व्यंजक। कैसा? बीजीय व्यंजक जो है वो बहुपद नहीं होता है। क्या है? बहुपद नहीं होता है। तो इसको नोट करिए। फिर उसके बाद हम समझते हैं शून्य घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद और शून्य बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद और चतुर्थपदी बहुपद को समझेंगे। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें मैं कहने का मतलब ये है कि जो बीजीय व्यंजक होता है, क्या बीजीय व्यंजक जो होता है उसमें चर और अचर राशि होती है। चर राशि की जो घात है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन बहुपद में चर राशि की घात हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मतलब 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनाइट तक होनी चाहिए। तो जैसा कि हमने इसमें लिख दिया है कि प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक तो हो सकता है, लेकिन प्रत्येक व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमने लिखा कि अगर हम लिखें कि x की पावर 3/2 + 1, अगर हम इसको लिखते हैं तो यह बीजीय व्यंजक तो है। क्या है? बीजीय व्यंजक तो है, बीजीय व्यंजक है, लेकिन क्या है? यह लेकिन बहुपद नहीं है। क्या है? बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुपद में क्या होना चाहिए? बहुपद में चर राशि की जो घात है वो हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो चर राशि दी गई है इसकी जो घात है 3/2 वो क्या है? एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम इसके बाद शून्य बहुपद और एक पदी बहुपद और द्विपदी और त्रिपदी बहुपद को बताते हैं। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो अब चलते हैं हम पदों के आधार पर बहुपद को। किसको? पदों के आधार पर बहुपद को। तो अब यहां पर हम देखेंगे शून्य बहुपद। अभी जो हमने शून्य घातीय बहुपद जो देखा था वो घातों के आधार पर देखा था, लेकिन अब हम देखेंगे पदों के आधार पर शून्य बहुपद। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, शून्य बहुपद मतलब एक ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या क्या होनी चाहिए? शून्य हो। तो मतलब एक ऐसा बहुपद, क्या? एक ऐसा बहुपद जिसमें कोई भी पद ना हो, अर्थात जिसमें पदों की संख्या क्या हो? शून्य हो। क्या हो? शून्य हो। उसे
उसे शून्य बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल समझते हैं इसका, कि जैसे कि इसमें कह रखा है कि इसमें कोई भी पद नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने कहा 0, तो यहां पर हम ले सकते हैं x की पावर 1। क्या ले सकते हैं? x की पावर 1। तो अब हम इसको क्या कहेंगे? जैसे कि अब हमने यहाँ पर x की पावर 1 लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल 0 इंटू एक्स की पावर 2। क्यों? क्योंकि पद क्या होना चाहिए? जिसमें पदों की संख्या क्या होनी चाहिए? शून्य। तो पदों की संख्या इसमें भी शून्य है, और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 0। एक तीसरा एग्जाम्पल और लेते हैं कि 0 इंटू एक्स की पावर 100, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 0 और x की पावर 1000, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें पद कितने हैं? शून्य है। क्या है? पद शून्य। जब भी हम शून्य का गुणा किसी भी चर में कर रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है? शून्य। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो इसकी पावर क्या है? 1। इसकी पावर कितनी है? 2। और इसकी पावर कितनी है? 100। और इसकी पावर कितनी है? 1000। तो यहाँ से एक निष्कर्ष ये निकलता है कि शून्य जो बहुपद है, शून्य जो बहुपद है उसकी जो घात है वो क्या है? अपरिभाषित है, मतलब अनिश्चित है। क्या है? तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट ये निकलता है कि शून्य किसकी? शून्य बहुपद, शून्य बहुपद की घात, शून्य बहुपद की घात अनिश्चित होती है। क्या होती है? अनिश्चित होती है, फिक्स नहीं होती है। अर्थात अपरिभाषित होती है। अपरिभाषित होती है। क्या होती है? अपरिभाषित होती है। तो अगर कोई तुमसे ये पूछे कि शून्य बहुपद की घात कितनी होती है, तो शून्य बहुपद की घात कितनी होती है? अनिश्चित होती है, अपरिभाषित होती है। लेकिन अगर इसमें अगर ये पूछा जाए कि शून्य घातीय बहुपद की घात कितनी होती है, तो उसकी घात कितनी होती है? 0। अगर अचर बहुपद की भी घात पूछी जाए तो उसकी भी घात कितनी होती है? 0। अगर नियत बहुपद की भी घात पूछी जाए तो उसकी भी घात कितनी होती है? 0 होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम चलते हैं सेकंड नंबर पे, एक पदी बहुपद पे। किस पे? एक पदी बहुपद पे। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में क्या दे रखा है? एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद को देखेंगे। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो। क्या हो? एक ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं। एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम पदों की संख्या, अधिकतम पदों की संख्या कितनी हो? एक हो तो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे इसमें कह रखा है कि एक ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक पद है। ये 2x² ये भी एक पद है, 4x³ ये भी एक पद है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक पदी जो बहुपद होगा उसमें चर राशि भी हो सकती है और केवल अचर राशि भी हो सकती है। जैसे हमने इसमें कहा x², तो इसमें केवल क्या है? इसमें केवल चर राशि है, और इसमें केवल क्या है? इसमें केवल अचर राशि है। क्या है? अचर राशि है। तो यहां से नोट पॉइंट ये निकलता है कि एक पदी बहुपद में केवल अचर राशि भी हो सकती है। क्या हो सकती है? अचर राशि भी हो सकती है, और केवल चर राशि भी हो सकती है। क्या हो सकती है? केवल चर राशि भी हो सकती है। हो सकती है। अर्थात
भी हो सकती हैं, अर्थात दोनों भी हो सकती है। तो देखो यहाँ पर केवल क्या है, अचर राशि है, तो एक पदी बहुपद में क्या है, केवल अचर राशि है, तो केवल अचर राशि भी हो सकती है, केवल चर राशि भी हो सकती है, और दोनों भी हो सकती है, अचर और चर दोनों राशियां भी हो सकती हैं। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम सेकंड पे चलते हैं, द्विपदी बहुपद पे। किस पे, द्विपदी बहुपद पे। हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है कि एक पदी बहुपद में क्या, एक पदी बहुपद में जो घातें होती हैं वो फिक्स नहीं होती हैं, अनिश्चित घातें होती हैं, इसकी कितनी भी घात हम ले सकते हैं। ठीक, तो इसको हम रफ करते हैं, फिर चलते हैं अगले द्विपदी बहुपद पे। किस पे, द्विपदी बहुपद पे। ठीक, अब देखते हैं द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, तो द्विपदी बहुपद क्या होता है, एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम पदों की संख्या दो हो, क्या हो, दो हो, तो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक, तो हम द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, द्विपदी बहुपद हम उस बहुपद को कहते हैं जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, दो हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो 2x + 3 और 2x स्क्वायर + 4, ठीक, और 4x + 3x स्क्वायर, x की पावर 4x 5 और x की पावर 10। तो ये सभी क्या है, द्विपदी बहुपद के एग्जाम्पल है। कैसे, क्योंकि इसमें कितने पद हैं, दो, 1 2 1 2 1 2 और 1 2, तो इन सभी में क्या है, द्विपद है, इसलिए क्या है, द्विपदी बहुपद के एग्जाम्पल है। ठीक, अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्या है, त्रिपदी बहुपद। क्या है, त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3। पदों की संख्या 3 नहीं, अधिकतम 3 होनी चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। एक ऐसा बहुपद जिसमें पदों की अधिकतम संख्या 3 हो, तो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जैसे 2x स्क्वायर + 3x + 5x³, 2x स्क्वायर + x + 4। तो जैसे कि ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें क्या है, 3 पद है, क्योंकि त्रिपदी बहुपद में कितने पद होने चाहिए, अधिकतम 3। तो ये 1 2 3, तो इसमें कितने पद हैं, त्रिपद है, तो ये किसके एग्जाम्पल है, त्रिपदी बहुपद के एग्जाम्पल है। ऐसे ही हम फोर्थ वाले की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम पदों की संख्या कितनी हो, 4। एक ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम पदों की संख्या कितनी हो, 4 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, चतुर्थपदी बहुपद कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे ax की पावर 4 bx स्क्वायर + cx + d, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें 4 पद होने चाहिए, कितने पद होने चाहिए, 4। तो 1 2 3 4 पद है, इसलिए क्या कहलाएगा, चतुर्थपदी बहुपद कहलाता है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब हम इसी में कुछ नोट पॉइंट समझेंगे। क्या समझेंगे, इसमें कुछ नोट पॉइंटों को समझते हैं घातीय आधार पर बहुपदों के। अगर हम बात करें एक पदीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, तो एक घातीय बहुपद हम किसको कहते हैं, जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 1। तो जैसे कि हमने कहा ax + b, तो ये क्या है, एक घातीय बहुपद है। तो यहां पर अगर देखा जाए एक घातीय बहुपद में
चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है? अधिकतम घात होती है 1। लेकिन अब हम बात करेंगे किसमें? द्विघातीय बहुपद में। किसमें? द्विघातीय बहुपद में। द्विघातीय बहुपद में चर राशि की अधिकतम घातों का योगफल, अधिकतम घातों का योगफल तो कितना होगा? अगर हम द्विघाती का एग्जांपल लेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c। तो हम इसमें ये पूछ रहे हैं जो द्विघातीय बहुपद है उसमें चर राशि की अधिकतम घातों का योगफल कितना होगा? तो ये कह रहा है कि चर राशि की घातों का अधिकतम योगफल कितना होगा? तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर चर राशि की घात कितनी है? 1, और यहां पर भी चर राशि की घात कितनी है? 2। तो यहां पर बात की गई है कि जो चर राशि है उसकी घातों का योगफल कितना होगा? तो यहां पर हो जाएगा 2 + 1, तो कितना हो जाएगा? 3। अगर हम त्रिघातीय बहुपद में बात की जाए जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और इसमें चर राशि की घातों का योगफल, चर राशि की घातों का योगफल, और योगफल भी कैसा होना चाहिए? अधिकतम। चर राशि की घातों का अधिकतम योगफल, तो अधिकतम योगफल कितना हो जाएगा इसमें? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। तो जैसा कि हमें त्रिघातीय बहुपद का एग्जांपल दे रखा है ax³ प्लस bx² प्लस cx1 और प्लस d, तो यहाँ पर ये भी चर राशि है, ये भी चर राशि है और ये भी चर राशि है, और चर राशियों की अलग अलग घात दे रखी है। जैसा कि इसमें 1 दे रखा है, इसमें 2 दे रखा है, इसमें 3 दे रखा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पर चर राशि की अधिकतम घातों का योगफल कितना हो जाएगा? 6। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बारे में समझेंगे, इसके गुणांकों के बारे में। वैसे हम गुणांकों को पहले भी समझा चुके हैं पहले वाले लेक्चर में। गुणांक किसको कहते हैं? जो चर राशियां होती हैं उसकी जो वास्तविक संख्याओं से गुणा किया जाता है, उन वास्तविक संख्याओं को ही हम बहुपद का क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद का गुणांक कहते हैं। तो चलिए अब हम बहुपद का गुणांक समझते हैं। तो बहुपद का गुणांक, ठीक, तो बहुपद का गुणांक किसे कहते हैं? बहुपद की चर राशियों के गुणन संख्याओं को बहुपद का गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद का गुणांक कहते हैं। कैसे? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ बहुपद की जो चर राशियां होंगी उनका जो गुणन होगा, उनमें जिसका गुणा हो रहा होगा, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? बहुपद का गुणांक कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर बात की जाए तो 5x² प्लस 6x³ और प्लस 2x, तो यहाँ पर x² का गुणांक, x² का गुणांक का मतलब क्या है कि x² में किसका गुणा हो रहा है? तो यहाँ पर x² में किसका गुणा हो रहा है? 5 का। तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा? 5। x³ का गुणांक, क्या? x³ का गुणांक। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो x³ में किसका गुणांक हो रहा है? 6 का। किसका? 6 का। तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा? 6। और यहाँ पर x का गुणांक, तो यहाँ पर x का गुणांक कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस, अगर यहाँ सपोज +3 दे रखा होता तो यहाँ पर पूछता अचर पद, तो अचर पद कितना हो जाता? इसमें अचर पद हो जाता आपका 3। अगर इसमें आपसे नियत बहुपद भी पूछता, क्या? नियत बहुपद, तो नियत बहुपद भी क्या हो जाता आपका? यहाँ पर हो जाता 3। क्यों? क्योंकि अचर पद को ही हम क्या कहते हैं? नियत बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद को ही हम क्या कहते हैं? नियत बहुपद कहते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद का गुणांक किसे कहते हैं। तो बहुपद का गुणांक भी समझ में आ गया होगा।
तो अब हम इसके बाद कराएंगे आपको बहुपद का मानक रूप, के बहुपद का मानक रूप किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम इसको रफ कर लेते हैं। अब समझते हैं बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, ठीक। तो बहुपद का मानक रूप किसे कहते हैं? जब हम बहुपद को उसकी घातों के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं या लिखते हैं, तो जो भी हमें एक व्यंजक प्राप्त होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? बहुपद का मानक रूप कहते हैं। क्या? जब बहुपद को उसकी घातों के आधार पर, किसमें? घातों के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, तो प्राप्त बहुपद को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक रूप कहते हैं। मानक रूप कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब हमें कोई बहुपद दे रखा होगा और जब हम उस बहुपद को उसकी घात के आधार पर या तो घटते हुए क्रम में लिखेंगे या बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। अगर घटते हुए क्रम में लिखें या बढ़ते हुए क्रम में लिखें तो उसके बाद हमें जो बहुपद प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे बहुपद का मानक रूप। क्या कहेंगे? बहुपद का मानक रूप। इसको कहते हैं बढ़ता हुआ क्रम। क्या? बढ़ता हुआ क्रम। इसका मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम और इसका मतलब होता है घटता हुआ क्रम। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा 7x² 8x5 प्लस x की पावर 7 और प्लस 2x और प्लस 4x की पावर 8 और प्लस 3। अब हमें क्या करना है? इसको, ये एक बहुपद दे रखा है, हमें ये एक बहुपद दे रखा है, इसको हमें क्या करना है? बहुपद के मानक रूप में लिखना है। किसमें लिखना है? बहुपद के मानक रूप में लिखना है। तो चलिए अब हम इसको मानक रूप में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? बहुपद का मानक रूप। क्या है? बहुपद का मानक रूप। तो चाहे तो आप इसको आरोही क्रम में लिख लो या इसको अवरोही क्रम में लिख लो। तो हम क्या करेंगे? घातों को उसके घटते हुए आधार पर लिखेंगे। किसके आधार पर? घटते हुए आधार पर लिखेंगे। तो सबसे बड़ी घात क्या है? 8। तो 4x की पावर 8 प्लस उसके बाद क्या है? 7, तो x की पावर 7। तो सबसे पहले हम सबसे ज्यादा घात वाले बहुपद को लिखेंगे जिसमें कितनी घात है? x की पावर 8। अब हम उससे कम वाले को लिखेंगे तो इसमें x की घात कितनी है? 7। तो फिर हम उसके बाद उस पद को लिखेंगे जिसमें इससे कम घात हो। तो उसके बाद किसमें है? 8x की पावर 5। क्या? 8x की पावर 5। इससे कम घात किसमें है? 7x की पावर 2 और इससे कम किसमें है? प्लस 2x। फिर उसके बाद क्या है? 3। तो ये जो है इस वाले बहुपद का क्या है? मानक रूप है। क्या है? मानक रूप। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मानक रूप हम किसे कहते हैं। तो बहुपद का मानक रूप हम उसे कहते हैं जब उसको घातों के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, वो भी आरोही या अवरोही क्रम में। तो हमने, और आरोही अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया? इनकी घातों के आधार पर या तो इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए या घटते हुए क्रम में। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो घातों के आधार पर ये अव्यवस्थित है, ना तो आरोही क्रम में है और ना ही अवरोही क्रम में है। तो अब हमने इसको किस में लिखा है? अवरोही क्रम में लिखा है, मतलब घातों को घटते हुए क्रम में लिखा है। तो सबसे ज्यादा घात किस पद की है? 4x की पावर 8 की। तो हम इसको पहले लिखेंगे, फिर इससे कम वाले को, फिर इससे कम वाले को, फिर इससे कम वाले को, फिर इससे कम वाली घात के पद को लिखेंगे, फिर इससे कम वाली घात के पद को लिखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इस पे कुछ सवाल देते हैं जो आपको करने होंगे।